हाँ स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे कि मादा युग्मकोद्भिद का विकास जो अपन ने पढ़ा, मादा युग्मकोद्भिद का विकास में किसका निर्माण हुआ था? मादा युग्मक या भ्रूणकोश का निर्माण हुआ था। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं भ्रूणकोश। क्या? भ्रूणकोश। अब देखो, भ्रूणकोश की बात करेंगे तो भ्रूणकोश जो है वो क्या है? मादा युग्मकोद्भिद है और या नर युग। अब देखो, भ्रूणकोश की संरचना की बात करते हैं तो भ्रूणकोश की संरचना इस तरीके से किसके अंदर बनती है? ये बनती है बीजांडकाय। और बीजांडकाय जो है वो किसके अंदर होता है? गुरु बीजाणुधानी के अंदर। गुरु बीजाणु जो होती है, बीजांडकाय जो है वो किसके अंदर होते हैं? गुरु बी। ये अब देखो यहाँ पर इसके दो, जैसे जो बीजांड जो अपन ने पढ़ा था उसके एक निभाग वाला छोर था और दूसरा कहाँ था? बीजांड द्वार वाला छोर। तो निभाग वाले छोर की तरफ तो तीन कोशिकाएं जो होती हैं, उन तीनों कोशिकाओं का आकार क्या होता है? लगभग समान होता है। और इन तीनों कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? प्रतिमुखी कोशिका कहा जाता है। ये क्या कहलाएगी? प्रतिमुखी कोशिका। प्रतिमुखी कोशिका। और तीन अपन ने तीन केंद्रक कहाँ थे? इस विरूपण किधर की तरफ थे? ये तो कौन सी तरफ है? निभाग की तरफ। और ये किधर? ये तो कौन सा छोर है? निभाग। और ये कौन सा छोर है? बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल। अब देखो इधर कितनी कोशिकाएं? तीन कोशिकाएं। अब तीनों कोशिकाएं, यहाँ पे दो कोशिकाएं एक समान थी और दो कोशिकाएं ये इस तरीके की संरचना। अब देखो ये तीनों कोशिकाओं को एक साथ मिलाकर क्या कहा जाता है? अंड समुच। तो ये क्या है? ये तो है अंड समुच। और इस अंड समुच में जो दो कोशिकाएं हैं, ये दोनों कोशिकाएं तो क्या कहलाएगी? सहायक कोशिका। ये तो क्या कहलाएगी? सहायक कोशिका। इन्हीं सहायक कोशिकाओं के अंदर क्या पाए जाते हैं? फिलिफॉर्म उपकरण पाए जाते हैं जो पराग नलिका को दिशा निर्देशित करने के कार्य करते हैं। और ये जो है ये कहलाती है अंड कोशिका। ये जो है ये क्या कहलाएगी? अंड कोशिका। ये क्या कहलाएगी? अंड कोशिका। और ये दोनों को मिलाकर क्या कहेंगे? अंड समुच्चय कहेंगे। क्लियर? तो इस तरीके से अब देखो यहाँ पर, और मध्य के अंदर कितनी कोशिका? ये एक केंद्रक, दो केंद्रक थे, दोनों केंद्रक आपस में संलयन हो जाता है। तो इस तरीके से एक केंद्रक का इसे कहा जाता है द्वितीयक केंद्रक, और ये कहलाएगा द्वितीयक केंद्रक या ध्रुवीय केंद्रक। अब देखो यहाँ पर जो द्वितीयक केंद्रक जो है, इस द्वितीयक केंद्रक की सूत्र गुणिता क्या है? 2n। याद आ गया? क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक केंद्रक कहां से? इस ध्रुव से आया था और एक केंद्रक इस ध्रुव से। तो दोनों केंद्रक n प्लस n अर्थात दो केंद्रक आपस में मिलकर कौन से बन गए? 2n। ये ध्यान रखना। और जबकि सभी कोशिकाओं की सूत्र गुणिता क्या है? यहाँ पर n। क्लियर? सभी कोशिकाओं की सूत्र गुणिता क्या है? n, परंतु द्वितीयक केंद्रक या ध्रुवीय केंद्रक जो है उसकी सूत्र गुणिता क्या है? n। वो सॉरी इसकी 2n है। क्लियर? अब बताओ, एक भ्रूणकोश जो है, इस भ्रूणकोश के अंदर कितने केंद्रक हैं? केंद्रक। और दूसरी बात है कोशिका। तो कितनी कोशिका है? कोशिका तो तीन कोशिका, 1 2 3 ये, 1 2 3 ये और एक ये। तो कितनी कोशिकाएं हो गई? 7 कोशिका। तो इसके अंदर कितनी कोशिकाएं? 7 कोशिका। और केंद्रक कितने हैं? 3 और 3 6 और 2 केंद्रक इसमें मिल गए, तो ये कितने हो गए? 8 केंद्रक। ये ध्यान रखना। तो ये कितने केंद्रक? कितने? 8। और कोशिका कितनी? 7। तो एक परिपक्व भ्रूणकोश जो होता है, उस भ्रूणकोश के अंदर 7 कोशिका और 8 केंद्रक पाए जाते हैं। तो इसी संरचना को क्या कहा जाता है? मादा युग्मकोद्भिद कहा जाता है। मादा युग्मक कहा जाता है। अंड कोशिका जो है वो किसका काम करेगी? मादा युग्मक का काम करती है। क्लियर? तो ये क्या था? भ्रूणकोश। क्या था? भ्रूणकोश।
क्लियर। अब नेक्स्ट जो चलेगा टॉपिक वो चलेगा अपना मादा जननांग अपन ने पढ़ लिया, नर जननांग अपन ने पढ़ लिया। अब चलेगा अपना परागण, पॉलिनेशन, जो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में।